नमस्कार। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2। इसमें चैप्टर 2 मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ेंगे हम कि मानव के शरीर के, मनुष्य के शरीर में जितने तंत्र पाए जाते हैं उन सभी तंत्रों का अध्ययन करेंगे हम, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, उनके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के रूप से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमारी सामान्य जानकारी के हिसाब से भी ये चैप्टर मुख्य है। इससे हमें हमारे सामान्य जानकारी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे पहले शरीर का निर्माण। जब हम मानव तंत्र पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शरीर के निर्माण के बारे में कि शरीर बनता कैसे है, जीवों का शरीर का निर्माण किससे होता है। तो हमें पता है कि सेल, कोशिका क्या होती है? शरीर की, जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई, जीव के शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका के रिपीटेशन से, कोशिकाओं की पुनरावृत्ति से शरीर का निर्माण होता है। तो कैसे होता है? देखो, सबसे पहले कोशिका। अब क्या होगा कि समान कार्य करने वाली एक जैसी कोशिकाओं का समूह, समान कार्य करने वाली एक जैसी कोशिकाएं होंगी और वो कोशिका मिलकर के क्या बना लेंगी? ऊतक। ठीक है, सेल होंगी और वो सेल क्या बना लेंगी? टिश्यू का निर्माण कर लेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिकाओं से मिलके ही पूरे शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाएं रिपीट होकर के, पुनरावृत्ति होकर के पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब कोशिका शरीर की कैसी इकाई है? संरचनात्मक। जैसे अगर मैं बात करूं किसी मकान की बात की जाए कि कोई मकान है, उसका निर्माण में जो संरचनात्मक यूनिट जो उसकी होगी वो क्या होगी? ईंट। ठीक है, ईंट है, उस ईंटों की पुनरावृत्ति से, रिपीटेशन से उस पूरे बिल्डिंग का निर्माण हो गया। भाई बार बार क्या किया? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ईंटें रखते चले गए और पूरी बिल्डिंग का निर्माण हो गया। दीवारें बनती गई, दीवारें बनते बाद छत बनती गई, इस तरह से पूरी बिल्डिंग बन गई। तो उसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है? ईंटों की पुनरावृत्ति। इसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिकाओं की पुनरावृत्ति होती है। तो कोशिका संरचनात्मक। अब बात आती है कि ये जो तंत्र होंगे, सिस्टम होंगे, उनमें जो क्रियाएं होंगी वो क्रियाएं किस लेवल पे होंगी? तो वो सभी क्रियाएं होंगी कोशिका पर जाकर के। ठीक है ना, फाइनल जो उसका काम होता है वो कोशिका पर ही होता है। जैसे श्वसन है, श्वसन में हम करते क्या है? गैस इनहेल करते हैं, मतलब अंतर श्वसन करते हैं और वही श्वसन करते हैं। गैसेस को अंदर लेते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन गैस को छांट लिया जाता है। जब हम श्वसन करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है, अंदर तो वायु जाती है। वायु जब अंदर जाएगी तो हमारे जो फेफड़े हैं वो उनमें से ऑक्सीजन को छांट लेंगे, ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे। ठीक है, वो वहां का प्रोसेस है। तो जब गैस अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों में गई, फेफड़ों में से रुधिर में गई और रुधिर उसको कहां ले गया? कोशिका तक, और वहां पर भोजन का ऑक्सीकरण हुआ। इसका मतलब वहां पर पाचन हुआ। तो क्रिया जो हो रही है वो भी कहां हो रही है? कोशिका लेवल पे। तो कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। शरीर की, जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। संरचना मतलब बार बार रिपीटेशंस, बार बार संरचना भी कोशिका के द्वारा ही बनी है। ठीक है, और इसके बाद क्रिया, तो जो भी क्रियाएं हो रही हैं हमारे जीव के शरीर की, वो क्रियाओं का फाइनल पॉइंट क्या है? कोशिका। वो भी कोशिका के अंदर हुई। इसका मतलब कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। लेकिन कोशिका शरीर की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। हो गया, कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब दूसरा पॉइंट यहां चल रहा है कि जब कोशिका है एक जैसी, मतलब समान कार्य करने वाली एक जैसी कोशिकाएं, इनका समूह बनेगा। क्या बना लेंगे ये समूह, और वो समूह क्या कहलाएगा, ऊतक। अब आप पूरे शरीर का निर्माण देख लीजिए, एक समान कार्य करने वाली, समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब ये ऊतक होंगे ना, ये ऊतक मिलेंगे, ऊतकों का समूह होगा, और ऊतकों का समूह मिलकर के क्या बना लेगा, अंग। ठीक है, इसको बना लें आप एक बार, कोशिका, ऊतक, ठीक है, अंग, ऑर्गन, और कई सारे अंग मिलकर के, कई अंग मिलकर के क्या बना लेंगे, अंग तंत्र। अंग तंत्र, जिनका हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। देखो, ये आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में, यहां तक का सिस्टम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब अलग अलग ऑर्गन्स भी वहां पर, हम कुछ ऑर्गन्स वहां पर पढ़ चुके हैं 9th में भी। ठीक, अब इन ऑर्गन्स से मिलकर के क्या बनता है, अंगतंत्र, ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गन सिस्टम की स्टडी हम यहां करेंगे। इस ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन भी जाएंगे साथ में, और इस अंग तंत्र से मिलकर के क्या बन जाता है, पूरा जीव का शरीर का निर्माण हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब एक एक के उदाहरण भी मैं बता देता हूं, कोशिकाओं के उदाहरण। कोशिका तो हमारे शरीर की जो कोशिका है, जो यूनिट है, वो तो एक जैसी है ही, लेकिन उनसे जो ऊतक बनेंगे वो अलग अलग तरह के बनेंगे, अंग अलग अलग होंगे, अंग तंत्र भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऊतक के उदाहरण में लिखता हूं, देखो, अस्थि ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इस तरह से अलग अलग जो उदाहरण है वो ऊतकों के आ सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब अंग की बात करूं मैं, तो एक पर्टिकुलर तंत्र के बारे में ले लूं, तो देखो, फेफड़े, ठीक है, हृदय, और रक्तवाहिनियां, ये भी शरीर का एक अंग है, एक भाग है। अब इनसे मिलकर के एक से ज्यादा अंग मिलेंगे और क्या बना लेंगे, अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, अब पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग काम करेंगे। श्वसन तंत्र, इसमें भी कई काम करेंगे। पाचन तंत्र में जैसे मुंह काम कर रहा है, मुंह के अंदर दांत काम कर रहे हैं, और टंग, जिह्वा काम कर रही है, फिर ओइसोफिगस वो काम कर रही है, फिर आमाशय काम करेगा। आमाशय के बाद आंत आ जाएंगी, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से आएगा ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय, और फिर मलद्वार। तो इस तरह से कई सारे अंग मिलकर के और इस तंत्र का निर्माण करेंगे। तो ये पाचन तंत्र, इस तरह से हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। हो गया,
क्लियर। अब हमारी स्टडी कहां से शुरू होगी, बताया था मैंने, अंग तंत्र से। इससे पहले का सिस्टम हमारे 9th क्लास तक आ चुका है। 8th में भी कुछ अंग हमने पढ़े हैं, ठीक है, कुछ ये बाकी चीजें कुछ 9th में पढ़ी हैं। अब ये हमारे 10th का है, और इस तरह से पूरे शरीर की स्टडी हो जाएगी, पूरी बॉडी का स्टडी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस शरीर के बारे में सामान्य बातें हुई। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो पाचन तंत्र क्या है। हमारे शरीर के लिए प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर कोई भी काम करेगा ऊर्जा की आवश्यकता, जरूरी नहीं हम शारीरिक काम करें, शारीरिक मेहनत ही की जाए, मानसिक भी करेंगे उसमें ऊर्जा खर्च होगी, और अगर आप बैठे भी रहेंगे एक जगह तो वहां पर भी ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि हमारे शरीर के जो अंग है, आंतरिक अंग, वो काम करते हैं, बाह्य अंग भी काम कर रहे हैं, और उन आंतरिक और बाह्य अंगों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हृदय कार्य कर रहा है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, पाचन क्रिया होगी तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति पाचन क्रिया के द्वारा की जाती है। पाचन क्रिया में क्या होगा कि जो भोजन के जटिल तत्व होंगे, जटिल पोषक तत्व, भोजन में जटिल पोषक तत्व होंगे, उनको तोड़ा जाएगा, उनको सूक्ष्म किया जाएगा, फिर उनका स्वांगीकरण, उनका अवशोषण किया जाएगा, और अवशोषण करने के बाद फिर वो कोशिका तक पहुंचाए जाएंगे, जहां पर ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, वहां ऊर्जा बनेगी और उस ऊर्जा को कोशिका के द्वारा काम में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो पाचन तंत्र में मुख से लेकर के मल द्वार तक के अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। कहां से स्टार्ट होगा, ये मुंह से स्टार्ट होगा, ठीक है। पाचन तंत्र मुख से स्टार्ट होगा, मुंह से, मुंह के बाद मुंह के जो भी भाग है वो भी काम आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे दांत हैं तो दांत काम आएंगे, दांत इसी में शामिल होंगे, जिह्वा इसमें शामिल हो जाएगी, होठ, ठीक है ना, होस्ट जो होते हैं, लिप्स, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर आ जाएगी ग्रास नली, जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करेगी, ठीक है। तो मुख के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, ठीक है। इनके नाम मैं लिख देता हूं। मुख, मुख में क्या क्या है, मुख गुहा, जिह्वा, दांत और होठ, ये चीजें, और यहां पर कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचक रस आदि स्रावित करती हैं। ये सारी चीजें मुख में काम आ जाए, मुख में आएंगी नंबर 1 पर, ठीक है। मुख, मुखगुहा, जिह्वा, दांत, होठ, और इसका चित्र आपको दिखाएंगे क्योंकि बिना उसके तो ये कैसे समझ में आएगा। तो पहले आप इनके भाग समझ लीजिए, भाग समझने के बाद जब हम चित्र देखेंगे तो हमें और ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुख के बाद आएगा ग्रास नली, किसका नंबर आएगा, ग्रास नली का नंबर। मुख के बाद ग्रास नली आएगी। नंबर 3 पर आएगा आमाशय, स्टोमैक, ठीक है।
स्टोमक के बाद आमाशय के बाद नंबर आएगा 4 पर छोटी आंत, नंबर 5 पर आएगा बड़ी आंत, नंबर 6 पर आएगा मल द्वार। ठीक है, तो इस तरह से यहां कुल इसको हम 6 भागों में बांट करके जब पढ़ेंगे तो यहां आपको इनके भाग अलग अलग आएंगे, पाइलोरिक, फंडिक, कार्डियक अलग अलग आएंगे सबके। इस तरह छोटी आंत के भाग अलग अलग होंगे, ना इस तरह से बड़ी आंत के भी भाग अलग होंगे, और फिर मल द्वार। सबसे पहले हम बात मुख की करेंगे, इसलिए मैंने मुख को यहां पूरा लिख दिया है कि ये तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि मुख में कौन कौन से भाग हैं। चल गया पता आपको? ठीक है, अब देखिए, अब पाचन जो होता है ना, एक बात छोटी सी और अभी समझ लीजिए आप कि यहां मुख से स्टार्ट होता है पाचन, और मुख से स्टार्ट होकर के छोटी आंत पर जाकर के पाचन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो पाचन है, पाचन, ये आप बात आप यही समझ लें, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मुंह से छोटी आंत तक होता है, बस मुंह से स्टार्ट होगा और छोटी आंत में जाकर के एंड हो जाएगा। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा, जो भोजन में जो जल बचा हुआ है उसका अवशोषण हो जाएगा बाकी, और फिर वो भोजन को, अपचित भोजन को मलाशय में भेजा जाएगा। आप चाहें तो यहां जोड़ सकते हैं हम एक भाग मलाशय, मलाशय में उसको भेज दिया जाएगा और उसको मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से यहां तक जाते जाते पाचन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो सारे भाग है ना, ये सभी भाग मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये जो पाचन तंत्र के जितने भी भाग हैं, वो सारे भाग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? आहार नाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप एक बार इनके नाम लिखें, फिर हम ये लो। हो गया। अब यहां हम एक छोटी सी परिभाषा पाचन की भी पढ़ लेते हैं। पाचन भोजन के जटिल पोषक तत्वों एवं बड़े अणुओं, लिख लें आप, भोजन के जटिल पोषक तत्वों एवं बड़े अणुओं को पाचक रसों तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे अणुओं में बदलना और उनका अवशोषण करना द्वारा सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। ये बात हो गई पाचन की। ठीक है, मतलब भोजन के जो भोजन होता है उसमें जटिल और बड़े अणु होते हैं, उनको पाचक रसों और रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल, छोटे और घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया ही पाचन कहलाती है। ठीक है, बदल जाएंगे, कोशिका तक पहुंच जाएंगे, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर? अब इसके बाद बढ़ेंगे हम छोटे से अंतराल के बाद।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, पाचन की बात कर रहे थे, तो पाचन समझ में आ गया। जो भोजन के जटिल और बड़े अणु है ना, उन जटिल और बड़े अणुओं को विभिन्न पाचक रसों और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सरल छोटे घुलनशील, घुलनशील का मतलब जो जल्दी से घुल जाए, उनका स्वांगीकरण हो जाए, वो अवशोषित हो जाए, उनमें बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है, और ये वैसे कहा जाए ना तो ये बाह्य पाचन है। कोशिकीय पाचन अलग होता है, सेलुलर डाइजेशन अलग होता है। वहां क्या होगा कि एटीपी का निर्माण, ऊर्जा का जो निर्माण होगा ना, वो पाचन कहलाएगा। ठीक है, अब आती है बात आहार नाल। तो आहार नाल में क्या होगा कि विभिन्न पाचन तंत्र के विभिन्न अंग मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं, और ये आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। क्लियर? आहार नाल, पोषण नाल भी बोलते हैं जिसको। पाचन तंत्र के सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र के सभी अंग मिलकर के आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो कहां से स्टार्ट होगी? माउथ से, जो मुख से रेक्टम तक, गुदा द्वार तक, जो मुख से रेक्टम तक, एनएस भी बोलते हैं जिसको, होती है। ठीक है, यह है 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ये इसकी लंबाई भी आपको मैंने बता दी है यहां पर। अब आती है बात कि आहार नाल में भोजन का जो पाचन होता है ना, वो 3 भागों में बांटा जा सकता है। आहार नाल में होने वाले भोजन के पाचन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा? इसमें जो 3 भाग हमने बनाए हैं, सबसे पहले आएगा कि भोजन को सरलीकृत करके पचाना। ठीक है, तो भोजन का पाचन 3 भागों में होता है। इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। भोजन का पाचन 3 भागों में होता है। नंबर 1, भोजन को सरलीकृत कर पचाना। नंबर 2, उसको घुलनशील करके अवशोषित करना। नंबर 1 हो गया भोजन को पचाना। नंबर 2 है कि पचित भोजन का अवशोषण। अब जो भोजन पचा है उसमें से कुछ ऐसा भी बचेगा जो अपचित होगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अपचित भोजन को बाहर त्यागना। ठीक है, अपचित भोजन को बाहर त्यागना या उसको बाहर निकालना। इस तरह से यह भोजन का पाचन 3 भागों में होगा। भोजन को सरलीकृत करके पचाना, पचित भोजन का अवशोषण करना और अपचित भोजन का बाहर त्यागना। ठीक है, अब इस क्रिया में क्या होगा? जब आप भोजन लेंगे, अंदर भोजन मुंह के अंदर लिया जाएगा, तो उस भोजन में गति होनी चाहिए, क्योंकि भोजन जो आहार नाल के जो भाग हैं, आहार नाल के भाग एक जगह नहीं है, सभी अलग अलग स्थानों पर हैं। जैसे सबसे ऊपर मुख है, देखो सबसे पहले यहां पर है मुख,
मुख के बाद नंबर आता है, चलो मैं सिर्फ मुख ही बना देता हूं, ये मुख है, मुख के बाद नंबर आता है ग्रासनाल का, ये ग्रासनाल है, यहां पर मुख, और ये ग्रासनली। अब है फिर आता है आमाशय, ये आमाशय है, ठीक है। आमाशय के बाद यहां पर है छोटी आंत, सिंपल डायग्राम बना रहा हूं मैं अभी, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद है बड़ी आंत, और फिर है यहां पर मलाशय और मलद्वार। अब देखो ये जो भाग है ये अलग अलग स्थान पर है, एक जगह पर कोई भी भाग नहीं है। सबसे पहले यहां पर है मुख, मुंह, ठीक है, फिर है ग्रासनाल, फिर है आमाशय। सिंपल डायग्राम, आप इमेज बनाएं, फिर डिटेल डायग्राम इसका मैं आपको बनाऊंगा। फिर है छोटी आंत, ये छोटी आंत है, फिर आता है बड़ी आंत। इसका मतलब भोजन का क्या होना चाहिए, गति उसमें होनी चाहिए। तो भोजन जब हम मुख से ग्रहण करते हैं तो उसकी जो गति होती है मुंह से लेकर के और मल द्वार की ओर, वो उसमें क्रमाकुंचन के कारण गति होती है, ठीक है। तो भोजन मुख से आगे आहार नाल में क्रमाकुंचन द्वारा गति करता है, मतलब फैलना और सिकुड़ना। अब इस मान लो क्रमाकुंचन द्वारा गति तो हो रही है, लेकिन अब इस गति को रोकने के लिए भी तो कुछ होने चाहिए ना। यहां से भोजन डाला और सीधा यहां निकल जाए, ऐसा ना हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि अलग अलग जगह पर बाल्व पाए जाते हैं। उसके लिए क्या होता है, अलग अलग जगह पर स्फिंक्टर होते हैं, बाल्व पाए जाते हैं। इस भोजन की गति को नियंत्रित करने के लिए आहार नाल में बाल्व, जिन्हें स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाल्व होते हैं ना, ये उस भोजन को निश्चित समय तक यहां पर रोक के रखते हैं। जैसे 3-4 घंटे यहां चाहिए तो यहां उसको इतने समय तक रोक के रखेंगे। फिर जैसे यहां का काम पूरा होगा, भोजन को आगे भेज दिया जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां का काम पूरा होते ही उसको यहां भेज दिया जाएगा और फिर उसको बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो भोजन को निश्चित समय ये बाल्व क्या करते हैं, उसकी गति को नियंत्रित करते हैं, उसकी गति को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे ऐसा ना हो कि भोजन सीधा बाहर चला जाए। क्लियर। तो ये 2 लाइनें मुख्य मुख्य हैं, लिखो इनको आप पहले। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक एक अंग के का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो मेन अंग है वो मैंने यहां लिख दिए हैं। मुख का अध्ययन किया जाएगा, फिर ग्रासनाल का, फिर आमाशय का, फिर छोटी आंत का, फिर बड़ी आंत का, और फिर यहां पर हम अध्ययन करेंगे मलाशय का, और फिर मल द्वार, इस तरह से। तो एक एक भाग का अध्ययन किया जाएगा, और एक उस भाग में जो हम अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन करने का तरीका होगा हमारा कि उस भाग की
संरचना, उस भाग के अंग कितने हैं, उसमें क्या क्या होता है और उसमें किस किस चीज का पाचन होता है, ये सारी चीजें हम एक साथ करेंगे, जिससे हमें उस एक पर्टिकुलर पाचन तंत्र के भाग का पूरा हमें ज्ञान हो जाए। कि जैसे मुख है तो मुख में क्या होता है, तो सबसे पहले मुख ही पढ़ेंगे क्योंकि सबसे पहला भाग आहार नाल का मुख होता है। तो मुख में सबसे पहले मुख का ऊपर वाला भाग होता है, ये कठोर होता है, ठीक है, और नीचे जो तालु है वो भी कठोर होता है। तो मुख का जो भाग है ना, ये मुख का भाग ऊपर वाला भाग कठोर होता है, नीचे वाले तालु है, तालु के ऊपर टंग होती है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है, पहली चाप। दूसरी बात, ये मुख की संरचना एक कटोरेनुमा संरचना होती है, और मुख का जो अंदर का जो भाग है जिसमें आप खाने को रख सकते हो, ठीक है, जैसे आपने मान लो सेब को थोड़ा सा मुंह में रख के आप छुपा सकते हो उसको, या टॉफी आपको छुपानी मुंह में आप उसको रख सकते हो, तो वो कहलाता है मुख गुहा। ये शब्द बार बार आएगा, तो ये मैं पहले बता दिया आपको, उसको हम कहते हैं मुख गुहा। तो उस मुख गुहा की चारों ओर क्या होता है, दांत होते हैं ऊपर ऊपर और नीचे, और बीच में एक मांसल संरचना होती है, जिह्वा, टंग, जो उस पूरे मुख में घूम सकती है, पूरे मुंह में घूम सकती है, ये संरचना होती है। इसके बाद यहां पर कुछ लार ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे गालों में होती हैं और सबलिंगुअल होती हैं। तो ये कुछ भाग मुख के हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे मुख में पाचन किसका होगा। एक टाइलिन नामक एंजाइम मुख में स्रावित होता है जो कि पाचन क्रिया को यहीं से प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो मुख और फिर इसके पाचन तंत्र के आगे के पूरे भाग अगली क्लास में। नमस्कार।